प्रिय छात्रों, आज के इस लेक्चर इनकम इनइक्वालिटीज़ पार्ट 1 कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस में आप सबका स्वागत है। आय की असमानता एक महत्वपूर्ण विषय है समाज के विकास के संदर्भ में, आर्थिक विकास के संदर्भ में, सामाजिक सौहार्द के संदर्भ में, और इसलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में दो बातें होंगी। एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इक्वालिटीज़, इनकम इनइक्वालिटीज़ से हम क्या समझते हैं और इसके लिए कौन कौन से मेजरमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उनकी चर्चा होगी, और साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनकम इनइक्वालिटी यानी आर्थिक असमानता, आय की असमानता के क्या क्या अच्छे और बुरे परिणाम होते हैं इसकी चर्चा की जाएगी। यह विषय अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण विषय होता है। जहाँ तक प्रश्न है मीनिंग, इसका अर्थ क्या है, आय की असमानता का अर्थ राष्ट्रीय आय के वितरण की असमानता से होता है। इसका मतलब अमीर गरीब के बीच में भेद तो हैं, लेकिन क्या ये भेद बहुत ज़्यादा हैं? क्या ये भेद बहुत नुकसानदेह हो रहे हैं अर्थव्यवस्था के लिए? इस संदर्भ में हम लोग इनकम इनइक्वालिटीज़ को पढ़ते हैं और इसकी परिभाषा इस प्रकार से की गई है। इनकम इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक्स shows significant disparity in the distribution of income between individuals, groups, populations, social classes और countries। विभिन्न देशों में, विभिन्न सामाजिक वर्गों में, विभिन्न लोगों के बीच आय के में जो असमानता है, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण असमानता है, उसको ही हम इनकम इनइक्वालिटी कहते हैं। और साथ ही साथ इनकम इनइक्वालिटी और इनकम डिस्पैरिटी इज द डिग्री टू विच टोटल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइवनली थ्रू आउट ए पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन का मतलब समग्र है, बहुत सारे लोगों का समूह, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। एक बहुत बड़े समूह, देश की जनसंख्या के बीच राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार का है, उनके बीच भेद किस प्रकार का है, कम और ज़्यादा कितना है, इसको हम कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि आय के वितरण की बात, आय के वितरण की असमानता की बात और धन के वितरण की असमानता की बात लगभग एक जैसी चीज़ है, लेकिन ये अलग अलग है और इसको भी हमको समझना चाहिए। इनकम का अर्थ होता है हर महीने मिलने वाली आय, हर हफ्ता मिलने वाली आय, हर दिन मिलने वाली आय, हर साल मिलने वाली। ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है। आय आने वाली चीज़ है, हमेशा आती रहती है, और आय से आय जाकर कहीं जब रुक जाती है, लोगों अपनी आय से संपत्ति का निर्माण करने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं संपत्ति। संपत्ति एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। जैसे किसी व्यक्ति की आय महीने में 1,00,000 रुपए हो सकती है। उसका आकलन इस तरह से होगा कि वह व्यक्ति 1,00,000 कमाता है, लेकिन उसका एक दूसरा आकलन भी होगा। 1,00,000 कमाने वाले के पास हो सकता है कोई भी संपत्ति न बची हो, और हो सकता है कि वो करोड़पति हो, उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो। तो दो तरह की असमानता की बात होती है। दोनों तरह की असमानता अर्थव्यवस्था के विकास पर प्रभाव डालती है। आय की असमानता और साथ ही साथ जो हम कह रहे हैं संपत्ति की असमानता, इसका भी असर पड़ता है। ये माना जाता है कि इस दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, उनमें आय की असमानता बहुत कम है, बहुत समानता ज़्यादा है। असमानता कम है, समानता ज़्यादा है।
और उनकी गणना अच्छे देशों में होती है। लेकिन अगर वहाँ संपत्ति की असमानता को देखा जाए तो वहाँ की संपत्ति की असमानता बहुत अधिक है। यानी ये नहीं कहा जा सकता कि किसी देश में आय की समानता हो तो संपत्ति की भी समानता होगी। यद्यपि आय संपत्ति पर निर्भर करती है। संपत्ति दो तरह की होती है, मानसिक संपत्ति ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल भौतिक संपत्ति। तो भौतिक संपत्ति भी आय पैदा करती है और मानसिक संपत्ति या ह्यूमन कैपिटल भी आय पैदा करती है। अगर हम बात करें खिलाड़ियों की, तो खिलाड़ी या फिल्म का एक्टर, इसकी आय बहुत ज़्यादा होती है और इसकी संपत्ति भी बहुत ज़्यादा हो जाती है धीरे धीरे, लेकिन वो इस कारण से होती है कि उसके पास ह्यूमन कैपिटल या एक्टिंग करने का स्किल बहुत ज़्यादा है, जिससे आय भी पैदा हो रही है और संपत्ति भी। इस तरह से आय और संपत्ति दोनों जो है अलग अलग तरह का विचार है। संपत्ति की असमानता और आय से की असमानता अलग अलग विचार है। किसी देश में, किसी समूह में, किसी जनसंख्या में असमानता कितनी है, इसको भी नापना पड़ता है आर्थिक विश्लेषण के लिए, तुलना के लिए। तो कई रास्ते इसके अपनाए जाते हैं। एक तरीका है लॉरेंज कर्व का। मैक्स लॉरेंज नाम के अर्थशास्त्री ने, अमेरिकन अर्थशास्त्री ने 1905 में इसको बनाया था और उसने एक चित्र के माध्यम से इसको प्रदर्शित करने की कोशिश की थी। और इस लॉरेंज कर्व में 45 डिग्री की सीधी रेखा यह दिखाती है कि आय का वितरण पूरी तरह से समान है, यानी हर आदमी को बराबर मिल रहा है। इसकी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। एक्स एक्सिस पर पॉपुलेशन दिखाई गई है जो कि प्रतिशत में बढ़ती चली जा रही है, और वाई एक्सिस पर देश की आय कितना परसेंट लोगों के पास है इसको दिखाया जा रहा है। तो सीधी रेखा तो ये दिखाती है कि 20% लोगों के पास 20% आय है, 40% लोगों के पास 40% आय है, 100% लोगों के पास 100% आय है, तो समान है पूरी तरह से वितरण। लेकिन पीली रेखा जो है वो असमान वितरण को दिखाती है, लाल रेखा जो है वो असमान वितरण को दिखाती है, और पीली की अपेक्षा लाल रेखा ज़्यादा अधिक असमान वितरण को दिखाती है। लाल रेखा को देखें तो मोटे मोटे तौर पे ये दिखाई पड़ता है कि देश की 60% जो गरीब जनसंख्या है उसके पास संपत्ति का मुश्किल से 5% है, और जो 75% जनसंख्या है उसके पास मुश्किल से 20% है। बाकी जो बची हुई जनसंख्या है, यानी 25% जनसंख्या के पास 80% आय है या 80% संपत्ति हो, तो उसकी बात है। तो ये लॉरेंज कर्व के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को दिखा दे सकते हैं कि देश में, किसी देश में आय के वितरण में कितनी असमानता है। लॉरेंज कर्व से स्पष्ट दिखाई तो पड़ता है, किंतु अगर हमें बहुत से समूहों की आपसी तुलना करना हो तो लॉरेंज कर्व बहुत काम नहीं करता। अगर हम बहुत सारे देशों का लॉरेंज कर्व एक ही चार्ट पर रख दें, दिखाने की कोशिश करें, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, बात समझ में नहीं आएगी। और इसलिए एक दूसरा रास्ता है गिनी कोफिशिएंट का। गिनी कोफिशिएंट एक संख्या है, संख्यात्मक मूल्य देता है। यह मूल्य 0 और 1 के बीच में होता है। अगर 0 वैल्यू आ रही है, गिनी कोफिशिएंट अगर 0 आ रहा है, तो ये कहा जाएगा कि साहब
बिल्कुल असमानता नहीं है, यानी समानता है पूरी तरह। हर आदमी बराबर बराबर पैसा पा रहा है, हर आदमी की आय बराबर है। लेकिन अगर गिनी कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब है कि पूरी तरह से असमानता है, यानी एक ही आदमी सारी आय कर ले रहा है, बाकी लोगों को नहीं मिल रहा है। तो 0 भी नहीं होता कहीं गिनी कोफिशिएंट, 1 भी नहीं होता। एक अच्छे देश में वितरण की असमानता को लोग स्वीकार करते हैं, जैसे हमारी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो लोग मानते हैं कि अगर गिनी कोफिशिएंट 4 से नीचे है तो ठीक माना जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन गिनी कोफिशिएंट अगर 4 से ऊपर जाने लगा, 5, 6, 7 पहुंच रहा है, 0.5, 0.6, 0.7 पहुंच रहा है, तो ये बहुत बुरी स्थिति होगी और ये आर्थिक विकास के लिए भी बुरा होगा और समाज के विकास के लिए भी बुरा होगा। गिनी कोफिशिएंट को हम लोग गिनी इंडेक्स या गिनी रेशियो के नाम से भी जानते हैं और इसके आधार पर हम पता लगाते हैं। इन इकोनॉमिक्स, Gini coefficient, sometimes called the Gini index or the Gini ratio. It is a measure of statistical dispersion intended to represent the income inequality or wealth inequality within a nation or any other group of people. तो इस तरह से गिनी कोफिशिएंट एक महत्वपूर्ण तरीका है आय के असमानता को नापने का या संपत्ति की असमानता को नापने का। बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे शोध संस्थान दुनिया के विभिन्न देशों के लिए गिनी कोफिशिएंट को नापने का काम करते हैं और ये निरंतर पाया जा रहा है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था में विकास होता जा रहा है, जहाँ विकास की गति तेज होती है, वहाँ असमानता बढ़ती चली जाती है। सारे विश्व में इस समय जब ग्लोबलाइजेशन के बाद विकास की गति तेज हुई है और ख़ास करके जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं, उनमें गिनी कोफिशिएंट बढ़ता चला जा रहा है। एक संस्था है द न्यू वर्ल्ड वेल्थ सर्वे, उसने ये सूचना दी है, उसने ये पता लगाया है कि 1% अमीर लोगों के पास वर्ष 2000 में विश्व की संपत्ति का 36.8% भाग था। 1% लोगों के पास 36.8% भाग था, जो कि बढ़ता गया। 2019 में ये बढ़ करके 53% हो गया। और यही संस्था बताती है कि सन 2000 में 10% अमीरों के पास 65% संपत्ति थी, जो कि बढ़ गई। 2019 में बढ़कर के ये 76.3% हो गई। इस संस्था का ये भी कहना है कि 50% जनसंख्या, गरीब जनसंख्या के पास विश्व की केवल 4.1% संपत्ति है। तो ये संपत्ति की असमानता गिनी कोफिशिएंट से नापी जाती है और ये बताया जाता है कि किस देश का गिनी कोफिशिएंट कितना है और उसी के आधार पर उस देश को महत्व दिया जाता है। विश्व बैंक का डाटा भी गिनी कोफिशिएंट को नापता है और उसने ये बताया कि गिनी कोफिशिएंट यूनाइटेड किंगडम के लिए 0.35 था, साउथ कोरिया के लिए थोड़ा ज़्यादा 0.36 था, साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ज़्यादा था जिसको ख़तरनाक माना जा सकता है 0.62, चाइना 0.51, इंडिया 0.50, ब्राज़ील 0.47, मैक्सिको 0.46, अमेरिका के लिए ये 0.39 था और रूस के लिए ये 0.38 था। तो इस तरह से
गिनी कोफिशिएंट के माध्यम से हम अंतरराष्ट्रीय तुलना कर सकते हैं। इस चित्र में भी जो आप देख रहे हैं अपने सामने, इसमें विभिन्न देशों, विकसित देशों का और कम विकसित देशों का गिनी कोफिशिएंट दिखाया गया है और ये बताया गया है कि अगर गिनी कोफिशिएंट 4 से ज़्यादा दिखाई पड़ता है, 0.4 से ज़्यादा दिखाई पड़ता है, तो वो एक समस्या है विश्व के आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए। इसी तरह एक दूसरा तरीका है मेजरमेंट का, जिसको कहते हैं पाल्मा रेशियो। पाल्मा रेशियो is an alternative to Gini index and focuses on the differences between those in the top and bottom income brackets. The ratio takes the richest 10% of the population's share of gross national income and divide it by poorest 40% of the population's share. This measure has become popular as more income inequality research focuses on the growing divide between the richest and poorest in society. पाल्मा रेशियो एक आसान तरीका है और ये बहुत पॉपुलर तरीका होता जा रहा है। इसमें करते क्या है कि जो हमारे ऊपर के 10% जनसंख्या है अमीर, उसके पास कितना धन है, इस मात्रा को हम नीचे के 40% लोगों के पास जो धन है उससे विभाजित कर देते हैं और फिर जो रेशियो दिखाई पड़ता है उससे हम इस बात का अंदाज लगाते हैं कि किसी देश में समानता और असमानता कितनी है। ऊपर के 10% लोगों के पास जितनी संपत्ति है और नीचे के 40% लोगों के पास जितनी संपत्ति है, इस ऊपर के रिच वालों को पुअर वालों की संपत्ति से भाग दे देते हैं और तब जो संख्या हमें मिलती है उसको हम कहते हैं। तो अगर किसी देश का पाल्मा रेशियो इस तरह का आता है कि कम दिखाई पड़ता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर समानता है। लेकिन अगर वो ज़्यादा दिखाई पड़ता है तो हम कह सकते हैं कि असमानता है। ये सारे तरीके सामान्य जनता की समझ में नहीं आते। सामान्य जनता अगर इसको सुनना चाहे तो उससे कहा जाए लॉरेंज कर्व ऐसा है, या गिनी कोफिशिएंट इतना है, या पाल्मा रेशियो इतना है, तो थोड़ा सा समझ में ना ही आता। लेकिन एक कॉन्सेप्ट इस संदर्भ में डेवलप किया गया, पॉवर्टी लाइन, गरीबी की रेखा। इसमें यह कहा जाता है कि किसी देश में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या इतनी है, तो इससे एक अंदाज ये जरूर से लग जाता है कि देश में अमीर लोग इतने हैं और गरीब लोग इतने। असमानता का बहुत ज़्यादा स्पष्ट चित्र इससे नहीं उभरता है, लेकिन यह पता तो लग जाता है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग कितने हैं, उनकी हालत में कोई सुधार हो रहा है या नहीं, या इनकी संख्या घटती जा रही है या नहीं। लेकिन इसकी अगर आप परिभाषा को देखें तो आप पाएंगे पॉवर्टी लाइन इज द अमाउंट ऑफ मनी नीडेड फॉर ए पर्सन टू मीट हिज बेसिक नीड्स। इट इज डिफाइंड एज द मनी वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज needed to provide basic welfare to an individual. Poverty line changes from one country to another and period to period. In developed countries where there is advanced standard of living and welfare concepts, poverty line is high as basic standard to live
includes higher consumption requirements and accessibility to many goods and services. गरीबी की रेखा हर देश में बनाई जाती है और हर देश की अलग अलग होती है। विश्व के लिए भी एक रेखा बनाई गई है, $1 प्रतिदिन, $2 प्रतिदिन, लेकिन सामान्यतया हर देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग होता है। हर देश का गरीब अलग अलग तरह से डिफाइन होता है। तो गरीबी की रेखा एक बहुत स्पष्ट चित्र तो नहीं देती, लेकिन फिर भी एक चित्र देती है कि गरीब हमारे देश में कितने रह गए हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि न्यूनतम जीवन स्तर जहाँ पर चल सकता है, उतना सामान खरीदने के लिए कितना रुपया जरूरी है। अगर हम ये मानते हैं कि इतना सामान खरीदने के लिए 500 रुपये जरूरी है एक आदमी के लिए खरीदने को, तो हम कह देते हैं गरीबी की रेखा 500 रुपये। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 500 रुपये हमेशा बने रहें, ये बदलते रहेंगे। हमेशा गरीबी की रेखा देश के विकास के साथ साथ 10-5 वर्षों के बाद बदल दी जाती है, जिससे कि उसमें और सुविधाओं को शामिल किया जा सके। भारत में भी समय समय पे गरीबी की रेखा बदली गई है। पहली बार वर्किंग ग्रुप ने 1962 में इसको तैयार किया था और फिर बाद में इसको कई बार इस पर काम हुआ और बाद में 2014 में भी रंगराजन टास्क फोर्स समिति ने इसको फिर से रिवाइज किया और इसकी जो गणना होती है, ये रेशियो या परसेंट या इस तरह से निकाला जाता है बाद में, लेकिन मुख्य रूप से इसको जो नापने का तरीका है, पॉवर्टी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हेड काउंट पॉवर्टी रेशियो, HCPR। अगर एक घर में, एक काल्पनिक घर में 5 आदमी ठीक ठाक हैं और 5 आदमी गरीब हैं जो अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकते हैं, तो हम 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे सर हैं जो कि अपनी ज़रूरत नहीं पूरा कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 50% लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। यद्यपि संख्या में हम इनको बता भी सकते हैं कि 5 लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं। सामान्यतया एक महीने में जितना पैसा खर्चा करने के लिए चाहिए, उसी के आधार पर पॉवर्टी रेशियो को नापा जाता है। आर्थिक असमानता का होना किसी भी देश के लिए अच्छा भी है और बुरा भी है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा असमानता है तो ये नुकसानदेह है, और बहुत ज़्यादा समानता है तब भी ये नुकसानदेह है। क्योंकि बहुत ज़्यादा समानता होने पर, ऐसे कल्पना कीजिए कि भारत की प्रति व्यक्ति आय मान लीजिए 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये, या मान लीजिए 1,40,000 रुपये $2,000 के हिसाब से 1,40,000 रुपये सालाना हो प्रति व्यक्ति, और हर व्यक्ति को उसके बराबर की आमदनी दे दी जाए, यानी साल भर में 1,40,000 रुपये। तो अगर 12 महीने से इसको विभाजित कर दें तो कुछ 12,000 रुपये आएगा। 12,000 रुपये हर आदमी को दे दिया जाए, तो हर आदमी जो गरीब है उसका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, वो 12,000 रुपये में खर्चा कर देगा। किसी एक आदमी, सामान्य आदमी का, एक स्टूडेंट का, आप लोगों का खर्चा 12,000 से ज़्यादा ही हो जाता है। अगर हॉस्टल में या किराए का मकान लेके रहें और 5,000 रुपये कमरे का दे दें, 3,000 रुपये खाने का दे दें, 2,000 रुपये के कपड़े और फीस दे दें, बिजली का खर्चा दें, तो आप 12,000 रुपये महीने में मुश्किल से अपना जीवन जी पाएंगे। तो सारा 12,000 खर्चा हो जाएगा हर आदमी का। फिर देश के विकास के लिए जो बचत चाहिए वो कहाँ से आएगी? बचत के बिना इन्वेस्टमेंट नहीं होगा,
इन्वेस्टमेंट के बिना कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा, कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा तो कल कारखाने नहीं बनेंगे, कल कारखाने नहीं मिलेंगे तो रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो आय घट जाएगी, वो 12,000 भी नहीं रह जाएगी। तो किसी देश के विकास के लिए एक बचत चाहिए और असमानता बचत पैदा करती है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा असमानता हो जाए तो बहुत तरह की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आइए हम इन पर विचार करें एक एक करके कि किस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। पहली बड़ी बात होती है क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट। किसी देश में अमीरों और गरीबों के बीच युद्ध शुरू हो जाते हैं। उस तरह से नहीं समझ में आएगा, ऐसे समझिए किसी कारखाने के मालिक अमीर होते हैं और मजदूर गरीब होते हैं। तो अगर यह असमानता असह्य हो जाएगी और मजदूर को बहुत कम पैसा मिलने लगेगा और अमीर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेने लगेंगे तो उनके बीच में तकरार होगी, दरार होगी, हड़ताल होगी, तालाबंदी होगी, काम रुक जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां आएंगी जो समाज के लिए नुकसानदेह होंगी। और साथ ही साथ देश में आंदोलन होंगे, गरीब अपना एकजुट होकर के आंदोलन करेंगे सरकार के खिलाफ, तो पॉलिटिकल अनरेस्ट होने की भी संभावना है। रूस में जो क्रांति हुई उसके पीछे आय की असमानता भी एक बड़ा कारण थी। एक दूसरा दुष्परिणाम होता है पॉलिटिकल डोमिनेशन ऑफ रिच क्लास। राज्य की जो सत्ता है उस पर अमीरों का दबदबा हो जाता है। लोकतंत्र में संख्या बल बहुत मायने रखता है। गरीबों की संख्या बढ़ती है तो उनका दबदबा होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है। पैसे की ताकत का इस्तेमाल करके अमीर लोग सत्ता पर काबिज हो जाते हैं और वो फिर ऐसे ही नियम कानून बनाते हैं जिससे आर्थिक असमानता बढ़ती चली जाती है। तो साथ ही साथ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पुअर एंड अनएम्प्लॉयड। आय की कमी इसलिए होती है कि लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं और गरीब होते हैं। गरीबी का दुष्चक्र हमने आपको बताया कि एक बार जो गरीब हो जाता है उसकी आय कम होती है, उसके लिए गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ते हुए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो गरीबी का दुष्चक्र, आय की असमानता होने से गरीब आदमी और गरीब हो जाता है, अमीर आदमी और अमीर होता चला जाता है और फिर मशीनों का प्रयोग होने लगता है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी आने लगती है और इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। साथ ही साथ जहां पर आर्थिक असमानता हो, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन हो तो वो बड़े बड़े व्यापार खड़ा करते हैं और छोटे व्यापारियों को काम करने का मौका नहीं मिलता, तो मोनोपोलीज बनने लगती हैं, एकाधिकार होने लगता है। देश में 4, 5, 10 ऐसी बड़ी कंपनियां रह जाती हैं और लाखों लोग उनके ऊपर आश्रित होते हैं। तो ये मोनोपोली का होना भी नुकसानदेह है। कंपटीशन को किसी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है, मोनोपोली को अच्छा नहीं माना जाता। ये भी हो जाता है कि देश में विकास करने के लिए जो अवसर हैं वो गरीबों के लिए कम हो जाते हैं। स्कूल कॉलेज की फीस नहीं दे सकते, बड़ी पढ़ाई नहीं कर सकते, महंगी ट्रेनिंग नहीं कर सकते। गरीब सारी क्षमता है, शरीर की भी है और बुद्धि की भी है, लेकिन अगर उनके पास पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए संसाधन नहीं है तो उन देश की बहुत बड़ी जनसंख्या टैलेंट रहते हुए भी बेकार हो जाती है। तो इसके अलावा जिस समय असमानता बढ़ जाती है, अमीर बहुत अमीर हो जाते हैं और गरीब बहुत गरीब हो जाते हैं। गरीब का जो चारित्रिक पतन भी हो सकता है और उसमें वो ताकत भी नहीं हो सकती, उसकी आत्मा उतनी मजबूत नहीं हो सकती, उसमें लड़ने की ताकत नहीं हो सकती। ये भी समाज के लिए अच्छा नहीं है। करप्शन, भ्रष्टाचार भी ज़्यादा फैलता है। गरीब लोग किसी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं, अमीर लोग किसी तरह से पैसा बचाना चाहते हैं और दोनों कोशिश ये करते हैं कि किसी भी तरीके से पैसा आए, घूस के रास्ते से आए, काले बाजार के रास्ते से आए, चोरी बदमाशी से आए। तो मॉरल
का जो डिग्रेडेशन होता है वो होता है, मोर करप्शन, मोर कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, पूंजीवादी समाज बनता है। पूंजीवादी समाज के अच्छाई तो बहुत सारी है, लेकिन बुराई ये है कि ये शोषण पर खड़ा होता है, ये शोषण करता है गरीबों का। और जहाँ असमानता होती है, थोड़े से ही लोग अमीर होते हैं, वो गरीबों का शोषण करते हैं, और गरीब शोषित होता है क्योंकि उसके पास साधन नहीं होते जीवन के, शोषण उसको सहना पड़ता है। इसका असर सरकार के ऊपर भी होता है। सरकार गरीबों को सहायता देना चाहती है, लेकिन पैसा नहीं, ट्रांसफर पेमेंट करके उनकी स्थिति को सुधारना चाहती है, लेकिन पैसा नहीं। तो सरकार और अधिक आमदनी करने के लिए टैक्स बढ़ाती चली जाती है, जिससे वो गरीबों को सहायता दे सके। पर होता इससे उल्टा ही है। सारे जो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हैं, वो गरीब अमीर सभी को बराबर रूप से झेलने पड़ते हैं। तो जब सरकार टैक्स बढ़ाती है तो गरीबों की स्थिति और खराब हो जाती है। एक और स्थिति होती है जिसको कहते हैं माइग्रेशन, डिस्ट्रेस माइग्रेशन। लोग घबरा करके, परेशानी से अपना स्थान छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं। जिस जगह गरीबी होती है, आप देखेंगे हमेशा ये पाएंगे कि जिस जगह गरीबी होती है वहाँ से लोग अमीर स्थानों की ओर चले जाते हैं। भारत के बहुत से तेज बुद्धि वाले छात्र अमेरिका चले जाते हैं, गांव के तेज छात्र शहरों की ओर चले जाते हैं। तो इससे विकास असंतुलित हो जाता है। माइग्रेशन अच्छी चीज़ है, अर्थव्यवस्थाएं इससे बढ़ती हैं, लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन भी इससे पैदा होता है। ग्रामीण क्षेत्र और गरीब हो जाते हैं, शहरी क्षेत्र अमीर हो जाते हैं, पहले से अमीर क्षेत्र और अमीर हो जाते हैं। और इन सब चीज़ों पर अगर ध्यान न दिया गया, असमानता को कम करने की कोशिश नहीं की गई, तो यह निरंतर बढ़ती ही जाएगी। गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा, अमीर आदमी और अमीर हो जाएगा। ये एक ऐसा चक्र है जिसमें कि एक बार अर्थव्यवस्था या समाज जो फंसा वो उसी तरफ चलता जाता है। अगर सरकार की कोशिश हुई तो इनइक्वालिटी ख़त्म भी हो सकती है, और अगर सरकार ने कोई कोशिश नहीं की तो इनइक्वालिटी बढ़ती चली जा सकती है। इस तरह से आज के चैप्टर में हमने आपको बताया कि इनइक्वालिटी क्या है, इसको नापने के तरीके क्या हैं, और साथ ही साथ इसके बढ़ते जाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इस पर हम लोगों ने आज चर्चा की। आपने हमारी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।